हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसके पहले ब्लूप्रिंट्स सारे हो गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स चेक करना, जो फर्स्ट कमेंट होगा पिन किया हुआ उसमें आपको पूरा चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इट रिड्यूस टू हाफ। जो ग्रेविटेशन है वो क्या होगी अगर हम दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है। क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कि दो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर होता है। मीन्स जैसे कि आपको यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ आर। ठीक है, मीन्स आर की स्क्वायर। ठीक है, अगर हम आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो जो ये हमारी फोर्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम आर को कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ आ गया ना? अगर हम आर बढ़ाएंगे, आर कम करेंगे तो एफ ज़्यादा होगा, आर ज़्यादा करेंगे तो एफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ गई इतनी बात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है जो रेडियस है उसको क्या कर देना है, डिस्टेंस जो है उसको क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो डिस्टेंस हाफ कैसे करेंगे? देखो, 1/r अपॉन जो आर था उसको हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, हाफ कर दिया। अब ये हाफ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, r²/4। ठीक है, अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, 4/r² हो जाएगा ना, इसकी तरह। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4/r²। अब इस वैल्यू से आपको क्या पता लग रहा है, ये हमारा आ गया f = 4/r²। इस वैल्यू से आपको ये पता लग रहा है कि अगर डिस्टेंस को हम हाफ करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें यहीं से पता लग रही है। रेडियस, अगर डिस्टेंस को हम ज़्यादा करेंगे तो फोर्स कम होगा, रेडियस को हम कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा। वो हमें यहाँ पता चल गया कि जो F है, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर 4 आ गया ना, मीन्स F प्रोपोर्शनल कितना टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया। अगर हमने रेडियस को क्या किया था, कम किया था। समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, वाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, हमने कहा हुआ है कि वो एक जैसा सभी ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है। ठीक है, सभी के मास के बराबर जो भी मास हो उसके ऊपर सेम जो है फोर्स जो है एक्ट करता है। कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन हमने ये देखा जो हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट ऑब्जेक्ट जो है जल्दी आ जाता है और हैवी ऑब्जेक्ट जो है जल्दी से नहीं गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऑल ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द ग्राउंड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो सारे ऑब्जेक्ट गिरते हैं ना, वो सेम कांस्टेंट उनके ऊपर क्या होती है, एक्सेलरेशन लगती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मैं फेंक रही हूँ और वो नीचे जा रहा है तो इसके ऊपर जो है एयर से इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इट इज कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ये मास पर डिपेंड नहीं करता है ऑब्जेक्ट के कि वो भारी है या फिर हल्का है। एंड हेंस हैवी ऑब्जेक्ट डू नॉट फॉल फास्टर और लाइट ऑब्जेक्ट फॉल। जो लाइट ऑब्जेक्ट, जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा तेज नहीं गिर पाता है, किससे, लाइट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा था कि जो है, जो भारी चीज और हल्की चीज हम फेंकेंगे तो दोनों बराबर नीचे जाके गिर रही हैं। ठीक है, दोनों नीचे गिर रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब ग्रेविटेशन फोर्स हम कहते हैं मास के प्रोपोर्शनल होता है, मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो ये जो है यहाँ पर हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, सब में एक समान होता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाए और लाइटर ऑब्जेक्ट पहले ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड
1 kg of the object on the surface of mass of the earth 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम and radius of the earth is 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि आपने मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है एक अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस पर है जहाँ पर आपकी ये वैल्यू दी है, तो इसको हम इस वीडियो के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख लेना है जो जो हमें गिवन है। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है मास ऑफ अर्थ कितना है हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है, उसके बाद है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। उसके बाद हमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 1 किलोग्राम। ठीक है, और हमें ग्रेविटेशन कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, अब जो कि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसका क्या कर देना हमने स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला आपको अभी तक कितना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यू फिल कर देनी। कैपिटल जी हमारे पास कितना है, ये रहा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ अर्थ कितना है, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24। मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना है 1। अब रेडियस आपका कितना है, रेडियस है आपका 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 की स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट्स को हम अलग कर लेते हैं और 10 को अलग कर लेते हैं। जैसे 6.67 ठीक है इंटू 6। ठीक है, ये दोनों अलग कर लिया हमने। अपॉन में हमारे पास 6.4 इंटू 6.4। ठीक है, अब क्या आ गया, आगे यहाँ पर हम 10 जो हमारे 10 की वैल्यूज है उनको कर लेते हैं। 10 -11 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 24। नीचे क्या है हमारा 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 दो बार है। ठीक है, इसलिए 10 टू द पावर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चे सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर माइनस और प्लस और मल्टीप्लाई है तो ये पावर्स क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -11 प्लस 24। और नीचे भी सेम ऐसे ही होगा 10 टू द पावर 6 और 6 क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये पॉइंट हटा के हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, सॉरी ये पॉइंट हटा के हमारा यहाँ नीचे 100 आ जाएगा और ये दोनों पॉइंट हटा के हमारा ऊपर 100। 100 से 100 हमारा क्या हो गया कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास 667 इंटू 6 अपॉन 64 मल्टीप्लाई 64। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस कितना आ गया आपका 10 टू द पावर, अगर 24 में से 11 को आपने माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया यहाँ पर 13। ठीक है, उसके बाद नीचे आपके पास 10 टू द पावर कितना आ गया 12। अब अगर चीज़ डिवाइड में होती है तो ये क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। 13 में से 12 अगर आपने माइनस कर दिया तो क्या बच गया अब आपके पास सिर्फ 10 बचा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास अब 10 बचा है। ठीक है, ये तो सारा सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद हमारा 10 बचा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। 667 की मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे। ठीक है, तो 6 7 2 and 0 0 4 यार। ठीक है, तो आप अपनी कैलकुलेशन कर लेना, ये मैं फास्ट ऐसे ही कर दे रही हूँ। 64 मल्टीप्लाई 64। ठीक है, 64 की मल्टीप्लाई 64 में करनी है। तो इसको कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा 652। उसके बाद 6 से अगर हमने किया तो क्या आ जाएगा 4 8 एंड यहाँ आएगा 3। इसको ऐड कर देंगे तो 6 9 0 4। ठीक है, ये आ गया हमारा, कितना आ गया यहाँ पर 4096। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या बचा था 10 बचा था, तो इट मीन्स ऊपर क्या बन गई आपकी एक 0 बढ़ गई। अब इसको आपने सिंपली क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 4096 0
को हम सॉरी गलत कर दिया मैंने, 40020 को हमने डिवाइड करना है 4096 से, ठीक है। तो इसकी डिवाइड करके देखो, ठीक है, कितने आपका 9 टाइम में जाएगा, 9 टाइम में कितना आ जाएगा, 9 6 8 9 6 8, तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, आपका ना 6 यहाँ पर आ गया 4 8 6 3। अब इसको क्या कर देंगे, हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 0 हो गया, 4 7 1 और ये 3, ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट लगा के, क्योंकि ये डिजिट क्या है आपकी, ये देख, ये डिजिट क्या है आपकी, ये बड़ी है डिजिट, ये छोटी है डिजिट और ये बड़ी है डिजिट, इसलिए हमने यहाँ पॉइंट लगा के क्या कर देना है, एक 0 लगा देना है। तो अब 0 लगाने के बाद इसका ना 8 टाइम में चला जाएगा, आप इसको 8 टाइम में नहीं जाएगा, ये 7 टाइम में जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखना, ऐसे ही आपको पॉइंट के बाद 777 आएगा। तो हम क्या लिखते हैं, 9.77 अगर होता तो हम उसको क्या लिख देंगे, 9.8, ठीक है। 6 से ऊपर होता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, पूरा लिख देते हैं। तो 9.8 क्या आ जाएगा आपका, न्यूटन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। कैलकुलेशन आप फटाफट कर लेना, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने फटाफट कैलकुलेशन कर दी है, और आप इसको आगे देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और मून जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किससे, ग्रेविटेशन फोर्स से, ठीक है। यहाँ पर अगर ये मून है और ये अर्थ है तो ये एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स से, ठीक है। अब डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स with which the moon attract the earth and why। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो अट्रैक्शन हो रही है अर्थ की, ठीक है, मून पर, तो ये क्या इससे ज़्यादा है, कम है या फिर सेम है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उनका फोर्स हमेशा क्या है, इक्वल होता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जो है अट्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे ये अर्थ है और ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है। तो ये इसको जो है अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा और ये जो है इसको अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से दो में क्या हो रहा है, सेम फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है, ठीक है। समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड द मून। जब हम कह रहे हैं कि मून अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, तो हम कहते हैं मून छोटा है अर्थ बड़ी है, ठीक है। तो क्यों अर्थ जो है वो मून की तरफ मूव नहीं कर रही है, तो आंसर देखेंगे, द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और मून का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है एक दूसरे के। हाउएवर द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून। जिससे हमें पता है अर्थ का मास ज्यादा है और मून का मास क्या है, कम है। Hence it accelerated at the rest lesser than the acceleration rate of the moon toward the earth for the reason the earth does not move toward the moon। तो इससे क्या है, जो एक्सीलरेटेड जो है एक्सीलरेशन ऑफ द ग्रेविटी है वो मून पर क्या होगी, कम होगी, और अर्थ पर क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी वजह से अर्थ जो है मून के जो मून है वो अर्थ पर नहीं आ रहा है, या अर्थ जो है वो मून पर नहीं जाके गिर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल, एंड द मास बोथ ऑब्जेक्ट आर द डबल, ठीक है। तो इसको चलिए हम यहाँ पर समझते हैं नोटबुक में। तो क्वेश्चन नंबर 6 की फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि क्या होता है कि द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर दें, डबल कर दें, तो हमें पता है तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी कैपिटल एम ले लिया हमने एक मास को हमने स्मॉल एम ले लिया, और डिस्टेंस स्क्वायर या फिर रेडियस स्क्वायर कर सकते हैं। अब एक मास को डबल करना है, एक मास को डबल करना है मीन्स हमारा जो ये F है ये ऐसे ही रहेगा, जो हमारा G है वो ऐसे ही रहेगा। एक मास को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। दूसरा मास जो है हमारा एज इट इज है, आर स्क्वायर जो है हमारा वो एज इट इज है, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें फिल करते हैं, ठीक है।
तो इसमें वैल्यू फिल करेंगे, तो वैल्यू फिल करने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिखना है, हमारे पास क्या है, सबसे पहले एफ कितना है हमारे पास, ऐसा ही है, कैपिटल जी ऐसा ही है, दूसरा एम को हमने ये लिख दिया है, ठीक है, और उसके बाद स्मॉल एम ऐसा ही हो गया, और आर स्क्वायर। अब इस टू को हमने क्या करना है, कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल लिया तो क्या आ गया हमारे पास इस तरीके से, अंदर जी एम एम अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है ना, तो हम यहाँ पर एफ लिख सकते हैं, तो क्या हो गया हमारे पास एफ इज इक्वल टू 2f। मीन्स क्या समझ आया आपको, अगर हमारा जो है एक मास को हमने डबल कर दिया तो जो हमारी जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मीन्स फोर्स क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो उसको कि व्हेन मास वन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो जो फोकस है वो विल बी क्या हो जाएगी, डबल, फोकस विल बी डबल्ड, ठीक है, इतना समझ आया। सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन आपको क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन है आपकी, अगर आपने क्या किया कि जो डिस्टेंस है उसको पहले डबल करना है और फिर ट्रिपल करना है, तो पहले हम डिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, मीन्स आर जो है उसको हमने क्या कर देना है, 2r कर देना है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। तो f इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, हमने लिखा g कैपिटल एम स्मॉल एम, अब r को हमने क्या कर देना, 2r स्क्वायर, पहले हमने डबल कर दिया, डबल करने के बाद अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से हम इसको डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, g कैपिटल एम स्मॉल एम, ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 4 को हमने क्या करना है, कॉमन कर देना है, कॉमन करने के लिए हम क्या कर देंगे, f इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पर क्या बच गया, g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, f की वैल्यू है, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4, और f मीन्स अगर हमने क्या किया, डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो फोकस कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, मीन्स फोकस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन में जो दिया वैसे लिखोगे, व्हेन डिस्टेंस जो है d या r, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के हमने डबल की तो फोकस क्या हो जाएगी, f becomes 1/4, ठीक है, यहाँ पर लिख दो 1/4 हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमने डबल किया था, अगर हम इसको क्या करेंगे अब, ट्रिपल, अगला क्वेश्चन दिया आपको क्या करना है, ट्रिपल करना है, ठीक है, तो चलिए यहाँ ट्रिपल करते हैं, ये सेकेंड पार्ट का ही है आगे, ठीक है। अगर हमने r को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो सेम वही चीज, जहां ये 2 था वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मैं यही लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ 3 कर दिया और 3 3 जा क्या हो जाएगा आपका 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, मीन्स अब क्या हो गया आपका, जो f है वो और रिड्यूस हो गया, अगर हमने डिस्टेंस को बढ़ाया तो f और रिड्यूस हो गया, f रिड्यूस होके क्या हो गया 1/9, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात, चलो ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं, अगला हमें दिया हुआ है द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, अगर बोथ ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें, मीन्स f इज इक्वल टू, ये थर्ड पार्ट है हमारा, f इज इक्वल टू हमारे पास g m को भी डबल कर दिया और स्मॉल m को भी डबल कर दिया, और नीचे क्या हो गया हमारे पास आर स्क्वायर ऐसे के ऐसे दिए। तो अब क्या करना है आपने, अब जो अगर हम दोनों को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 हो गया, तो f इज इक्वल टू हम इसको कॉमन लेंगे 4, अंदर क्या बचा हमारा g कैपिटल M स्मॉल m और आर स्क्वायर, ठीक है। तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, इसकी जगह हम f लिख देंगे 4f, मीन्स अगर हमने क्या किया, दोनों के मास को डबल किया तो जो हमारा फोर्स है वो भी क्या हो गया, डबल, मतलब डबल कितना हो गया 4 टाइम डबल, हमने उसको 2 टाइम 2 को किया था ना, तो ये भी क्या हो गया 4 टाइम डबल हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, f बिकम 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम, ठीक है। समझ आ गया ये क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैंने आपको नोटबुक पे समझाया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7,
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो आंसर, इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारे अट्रैक्शन, जो हमारे यूनिवर्स में, सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। When objects fall toward the earth under the effect of the gravitational force along, and then they are the said to be in free fall. Free fall क्या होता है? जब हम हमारे अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होती है? गिरती है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ लगता है, सिर्फ और सिर्फ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो क्या है? फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होता है? इसकी वैल्यू हम अभी तक इतनी बार पढ़ चुके हैं कि हमें ये लर्न हो चुकी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, विच इज द कांस्टेंट फॉर द ऑब्जेक्ट? ये हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट? हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स जो अगर किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में लगती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट नॉन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वेट और ऑब्जेक्ट की आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है या फिर आपने ब्लूप्रिंट्स नहीं देखे हैं तो उसमें भी मैंने इन दोनों में डिफरेंस बताया हुआ है क्वेश्चंस में। ठीक है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, उन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर दें, जो ऑब्जेक्ट का मास होता है ना और ग्रेविटेशन फोर्स को इकट्ठा कर दें, उसको क्या बोलते हैं? वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अमित बाय फ्यू ग्राम ऑफ द गोल्ड एट द पोल एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड। अमित ने क्या किया? गोल्ड खरीदा। कहाँ पर जाके? पोल पर, जो हमारे अर्थ का पोल होता है ना, वहां पर, अपने फ्रेंड के इंस्ट्रक्शंस पर। ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट हिम एट द इक्वेटर। और उसने उसको दे दिया कहाँ पर? जब वो वहां पर क्या मिला? इक्वेटर पे उसने दे दिया उसको। कहाँ पर? इक्वेटर पर दे दिया, जो हमारे अर्थ का इक्वेटर होता है। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट? इफ नॉट वाई? द वैल्यू ऑफ, अब आपको बताना है कि जो उसका फ्रेंड था वो, उसका वेट जो था सेम था, वो एग्री था उसको लेने के लिए, मीन्स उसको क्या प्रॉब्लम्स आई वहां पर, तो इसके बारे में आपको इसमें बताना है। देखो, सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, अब अर्थ पर यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? आपका पोल, और ये हो गया आपका इक्वेटर। ठीक है, तो पोल का रेडियस कम है, इक्वेटर का रेडियस क्या है? ज़्यादा है। और ये चीज़ हमें पता है, क्या पता है हमें? कि G इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल G M और R स्क्वायर। मतलब अगर ग्रेविटेशन ज़्यादा है तो रेडियस कम, रेडियस ज़्यादा है तो ग्रेविटेशन कम। ठीक है, एक मिनट, ये पूरा ही चला गया, फिर से मैं बना देती हूँ। ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गया हमारा पोल, और ये हो गया हमारा इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पर आर ले लिया हमने, कैपिटल आर ले लिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। ठीक है, अब देखो, अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी देखना है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी अगर आपको किस पे देखना है? इक्वेटर पर देखना है। तो इक्वेटर पे आर बड़ा है, आर ज़्यादा है, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। आर बड़ा है तो जो जी है वो क्या होगी? कम होगी। कहाँ पर? कहाँ पर? इक्वेटर पर। ठीक है, अब अगर पोल की बात करें, पोल पर रेडियस कम है तो ग्रेविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ग्रेविटी कहाँ क्या होगी? ज़्यादा होगी। कहाँ पर? कहाँ पर? पोल पर। ठीक है, और इक्वेटर पर ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इतना समझ आ गई मेरी बात? क्यों होगी? क्योंकि हमें फॉर्मूले में देखा है हमने, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी किसका? रेडियस का। ठीक है, तो अब उसने खरीदा कहाँ था? पोल पर खरीदा था। पोल पर खरीदा था, तो जब उसने खरीदा तो उसकी चीज में वजन क्या था? ज़्यादा था, ग्रेविटेशन ज़्यादा था, तो वेट भी ज़्यादा होगा।
उसने अपने फ्रेंड को कहाँ लेके जाके दिया, इक्वेटर पे लेके जाके दिया, जहां पर ग्रेविटेशन कम था। ग्रेविटेशन कम था तो उसका वेट भी क्या हो गया, कम हो गया, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ गया इतना? मैं इसको रब करूं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू अब आपको बताना है क्या है। तो हमें पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, mg, मास ऑफ द बॉडी, और g क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी जो चीज हमने समझी है कि वैल्यू ऑफ g ग्रेटर एट द पोल देन द इक्वेटर। पोल पर जो है g की वैल्यू ज्यादा है और इक्वेटर पर कम है। देयरफॉर गोल्ड ऑफ द इक्वेटर वेट लेस देन द पोल। तो जो गोल्ड है उसका इक्वेटर पर वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अमित का जो फ्रेंड है वो खरीदना से एग्री नहीं होगा, क्योंकि वो जितने में खरीद के आया है वो उसको उससे कम में उसको देना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 11, वाई विल ए शीट ऑफ पेपर विल स्लो देन वन दैट इज द क्रम्ड इनटू ए बॉल। क्यों अगर शीट ऑफ पेपर को हम क्रम कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्लो गिरेगा। देखो क्या होता है कि अगर हम एक शीट है इस तरीके से और उसको हमने क्या कर दिया, क्रम कर दिया, तो अब ये बोल रहे हैं वाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लो देन वन दैट इज क्रम्बल इनटू ए बॉल। शीट ऑफ पेपर जो है स्लो जाता है किससे, क्रम्बल किए हुए से। तो क्या होगा, व्हेन शीट ऑफ पेपर क्रम्बल इनटू ए बॉल, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हेंस रेसिस्टेंस ऑफ मोशन थ्रू द एयर डिक्रीज, जिससे मोशन क्या होता है, उसका रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है और वो क्या हो जाता है, फास्ट गिर जाता है शीट ऑफ पेपर से। ये शीट ऑफ पेपर है, इसका जो है एरिया ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एरिया ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से जो है इसके अंदर रेसिस्टेंस ऑफ मोशन क्या होता है, कम हो जाता है, और इसका एरिया कम हो जाता है। तो इससे ये जो एयर इसके ऊपर रेसिस्टेंस ऑफ मोशन लगा रही है, मीन्स इसको रोकने की कोशिश कर रही है, वो कम हो जाती है, जिससे ये क्या हो जाता है, तेजी से गिर जाता है। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आगे न्यूमेरिकल्स हैं ऑलमोस्ट, तो ये मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो इसकी सभी के लिंक आपको जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।